सुनो भाई, देखो हमने लास्ट क्लास के अंदर ना जो भी है हमने इनकम मेथड जिसको आय विधि बोलते हैं हमने वो ख़त्म किया था। ठीक है, सबसे पहले समझ जाओ हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का जो हमारे पास नाम है और जिसको हम नेशनल इनकम बोल सकते हैं, राष्ट्रीय आय हमारे पास चैप्टर है। ठीक है भाई, इस चैप्टर के अंदर हम क्या है कि नेशनल इनकम निकालना सीखते हैं, ये बात सबको पता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय निकालना सीखते हैं। जिसको राष्ट्रीय आय के बारे में नहीं पता, ठीक है, मान लो उसको कुछ पता नहीं लग रहा, तो बस पहली वीडियो देख लेना और सारी की सारी बात पता लग जाएगी। पहली वीडियो से ना तुम इस चैप्टर को पूरा रिलेट कर सकते हो। सुनो, हमारे पास हमने टोटल हमारे पास 3 मेथड थे। 3 मेथड में से हमने 2 मेथड कवर कर लिए। ठीक है, आज जो हमारे पास मेथड है जिसको हम बोलते हैं कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, या फिर जिसको और बोल सकते हैं इनकम डिस्पोजल मेथड, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यय विधि। ठीक है, तो इसके ना और भी 2 नाम हैं, उनके बारे में बताया था मैंने। तो भाई जो टॉपिक है अगली हेडिंग डाल लो, व्यय विधि है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड है जिसको व्यय विधि बोलते हैं। सुनो भाई, देखो मैं तुम्हें क्या बातें बताई थी कि सबसे पहला याद है सबको, पहले मेथड से हम क्या निकाल लेते थे, दूसरे मेथड से भी याद होगा। जैसे मान लो मैंने तुम्हें पहले मेथड में क्या बोला कि अगर मैं जो भी मेरे पास जितनी भी वैल्यू एडिशन हुई है उससे जीडीपी निकालते हैं। जो मेरे पास दूसरा मेथड है उसमें उत्पादन के जो 4 कारक होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, अगर उन सबको ऐड कर देते हैं तो हम उससे जीडीपी निकालते हैं। अगर मैं अब इसकी बात कर दूं एक्सपेंडिचर मेथड की, ठीक है, तो इसके अंदर पहले हमें कुछ बेसिक बात समझनी है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ भाई, इसके अंदर हमारे पूरे देश के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में, एक लेखा वर्ष के अंदर जितने भी खर्चे किए जाते हैं, क्या बोला मैंने, जितने भी खर्चे किए जाते हैं, ठीक है, उन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक, तो उस केस में हम जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जीडीपी एट एमपी है मेरे पास। इसका मतलब शायद सिर्फ 2 जनों को समझ में आए, तुम्हें और तुम्हें। ठीक है, कि जीडीपी एट एमपी क्या होता है। ये मेरे पास अगर उसकी हिंदी बोलूँ तो बाजार कीमत पे सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है, और अगर इंग्लिश में बोलूँ तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। ठीक है, ये वाली बातें होती है। हमें क्या बात ध्यान रखकर चलना है कि कभी भी मैं तुम्हें यहाँ पर ना कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा। देखो मैं ये बातें उनके लिए बता रहा हूँ जिनको भी कुछ नहीं पता चैप्टर के बारे में। ठीक है, तुम दोनों के बारे में सुनो क्या भाई हमारे पास इसके अंदर कि यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ बातें लिखवाऊंगा। ठीक, अभी तक इसको समझने के लिए, जब तक तुम बैकअप नहीं लेते हो, ठीक, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा। उन सबको ऐड करते ही, उन सबको ऐड करने से हमारे पास क्या है, जीडीपी एट एमपी ये आ जाएगा। ठीक है भाई, इसके बारे में ना और बहुत जिनको चैप्टर पता है वो पता है जीडीपी एट एमपी क्या होता है। ठीक, तो इसके बारे में बढ़ते हैं आगे। सुनो मैंने क्या बोला भाई कि इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, तुम्हें एक बात याद है कि जितना मैंने कमाया, मान लो यहाँ पे मैं हूँ ए, मैंने जितना कमाया मैंने सारा खर्च कर दिया होगा। मान लो मैंने 10,000 कमाए, मैंने 10,000 कमाए और यहाँ पे मैंने सारे के सारे रुपए खर्च कर दिए। सब मानते हो? कौन कौन नहीं मानता इस बात को? कौन नहीं मानता कि मैं जितने भी पैसे कमाता हूँ वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली खर्च हो जाते हैं? इस बात को कौन नहीं मानता है? पूरी दुनिया के अंदर ना जो भी इंसान जो ब्लैकमेलिंग नहीं करता पैसे की, जो इंसान पैसे की ब्लैकमेलिंग नहीं करता, काला बाजारी नहीं करता, ठीक है, जो भी पैसों की काला बाजारी का मतलब क्या है? सिर्फ तुम 2,000 रुपये अपने पास रख सकते हो, उससे अगर तुम आगे रखते हो तो इलीगल है वो। ठीक है, अब सुनो हमारे पास क्या होता है कि अगर मैंने जितने भी पैसे कमाए, मान लो मैंने 10,000 रुपये कमाए, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं वो सारे के सारे पैसे खर्च कर देता हूँ। इस बात से सब एग्री हो? पता तुम सबके पापा वगैरह भी कमाते हैं ना, पापा मम्मी जो भी कमा रहे हैं, जितना कमा रहे हो सारा खर्च हो जाता है।
जितना कमाते हो सारा खर्च आसानी से हो जाता है। कौन बोल रहा है इनके पापा पैसे बचाते हैं बैंक के अंदर? कोई बोल रहा है? तुम बोल रहे हो? कोई नहीं बोल रहा है। किसी पापा तो बचाते होंगे पैसे यार, गजब। हाँ सुनो, इसने बोला कि भाई सुनो, मान लो 10,000 कमाए, सुन जाओ। हाँ ठीक है। मान लो 10,000 कमाए तो 10,000 में से 8,000 रुपये खा गए, ठीक है, मजे कर लिए 8,000 रुपये के। बाकी के 2,000 क्या करे होंगे? बैंक में जमा कर दिए होंगे। यही तो मानूंगा ना मैं। अब मुझे बताओ कि बैंक के अंदर क्या इसके पापा के नाम के, इसके नाम के जो पापा हैं, इसके जो पापा हैं उसके नाम के पैसे लिखे होंगे कि अंकित के पापा, मतलब जो नाम है, ठीक है। अब भाई क्या है कि ऐसा नाम लिख दिया और उसके नीचे रख दिया भाई ये अंकित के पापा के पैसे हैं, ये पैसे कहीं जाने नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं होता ना? तुम्हें बातें तो लग रही है क्या बोल रहा हूँ? अंकित के पापा गए, फेमस को कर रहा हूँ मैं, सुनो। मान लो इसके पापा गए बैंक में, ठीक है। अब बैंक में जाने के बाद क्या, इसके पापा ने 2,000 रुपये जमा करवा दिए। अब बैंक वाले तो ऐसे करेंगे ना कि भाई अंकित के बोलेंगे भाई अंकित के पापा के पैसे हैं, ये एक फाइल पे लिखा नाम और 2,000 रुपये डाले अंदर और फाइल को जमा कर दिया, ऐसे करेंगे ना? ठीक है, बात में ऐसा नहीं करेंगे भाई। देखो जो कन्फ्यूज हो रहा था कोई नहीं, समझो। मैं सिंपल इतनी बात बोल रहा हूँ कि इसमें से 8,000 रुपये खा पी के खर्च कर दिए। मैं कह रहा हूँ कि भाई जो 2,000 रुपये हैं, ठीक है, ये जो 2,000 रुपये हैं इसके पापा गए बैंक में जमा करा के आ गए। कहाँ पे जमा करा गए भाई? बैंक के अंदर इसके पापा जमा करा के आ गए। अब सुनो, अगर इसके पापा ने बैंक में 2,000 रुपये जमा कराए, बैंक वाले क्या करेंगे? इस पैसे को देंगे किसी को लोन पे। ये जो पैसे हैं ये पैसा कहाँ जाएगा भाई? लोन की फॉर्म में किसी और को देंगे बैंक वाले। बैंक वाले पागल थोड़े पे पास कैश रखेंगे। बैंक वाले अपने पास जितना कम कैश रखते हैं ना उनका उतना ज़्यादा फायदा होता है। बैंक वाले चाहते हैं कि लोग उनसे आए और लोन लेके जाए हमसे, ठीक है। बैंक वाले पागल थोड़ी ना कॉल करते हैं कि सर आपको लोन चाहिए, मेरे पास पता नहीं क्यों कॉल आने लग गई है, अब वो बैंक ना खाली करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। सुनो मैंने क्या बोला भाई, जो बैंक है, बैंक क्या करती है? किसी को लोन देती है। बैंक क्या करती है भाई? किसी को लोन देती है। तो लोन पे जो भी पैसा आता है वो बैंक की इनकम होती है। अच्छा, बैंक ने जिसको 2,000 रुपये बचे हुए लोन दिए हैं, देखो अंकित के पापा ने 10,000 कमाए थे, 8,000 खर्च कर दिए और जो 2,000 है बैंक में जमा कर दिए। जो 2,000 है बैंक में जमा करें, बैंक ने किसी को दिया लोन पे, ठीक है। जिस इंसान ने लोन लिया है वो क्या करेगा? पैसे खर्च करेगा ना वो भी, ठीक है। सारे पैसे खर्च हो गए, बस में आ गए ना। तो हमें इस कंसेप्ट को अपने माइंड में रखकर चलना है, ठीक है, कि जितनी अर्निंग होती है, जितना पैसा कमाते हैं उतना ही खर्च हो जाता है, ठीक है, और उतने की ही प्रोडक्शन होती है। बस में आ रही है? 3 मेथड है मेरे पास। पहले मेरे पास क्या था भाई? वैल्यू एडिड मेथड, इसको मूल्य वृद्धि बोलते हैं। मूल्य वृद्धि हमारे बराबर होती है इनकम के, ठीक है, मतलब कि आय के बराबर होती है। और ये मेरे किसके बराबर होती है भाई? एक्सपेंडिचर के, ठीक है, व्यय के बराबर होती है। इन बातों को मानते हो तुम? सब नहीं मानते। इन बातों को मान रहे हो? देखो मैं तो बताता हूँ, वैल्यू एडिड का मतलब क्या है कि मैं मान के चलो कहीं पे काम कर रहा हूँ, मैं अगर कहीं पे जाके काम करता हूँ तो वो मेरे को उतना ही पैसा देगा, वो मुझे उतना ही पैसा देगा जितने का मैंने काम किया है, ठीक है। जितने का मैं सामान बनाऊंगा ना मुझे वो सिर्फ उतने ही रुपए देगा। ये बात तो होती है ना नॉर्मल सी, मैं जितने का सामान बनाऊंगा उतने रुपए मेरे को देगा वो, ठीक है। तो मैंने मान लो 10,000 का सामान बनाया, उसने मेरे को 10,000 रुपये सैलरी दे दी, ठीक है। मैंने क्या किया भाई? देखो मैंने 10,000 का सामान बना दिया। कितने का बनाया? 10,000 रुपये का मैंने सामान बना दिया, ठीक है। 10,000 रुपये का मैंने सामान बनाया, तो ये जो 10,000 रुपये का मैंने सामान बनाया है यही 10,000 अब मेरी इनकम हो जाएगी। हाँ भाई, ये जो 10,000 है ये मेरी इनकम होगी ना। मेरे को सैलरी कितनी देगा वो कंपनी वाला? 10,000 तो देगा। अब मैं ये सारे के सारे 10,000 रुपये मार्केट में जाके खर्च कर दूंगा। खर्च कैसे करूंगा? इस तरीके से, ठीक है भाई। तुम्हें लग रहा होगा, देखो एक जो मन में डाउट आते हैं वो डाउट ये आता है कि ये 2,000 रुपये मैंने खर्च थोड़ी ना करे। ये मन में आया किसी डाउट कि 2,000 मैं थोड़ी खर्च किए? तो मैं तुम्हें एक बातें बताता हूँ, सुनो। देखो 8,000 तो मैंने खर्च किए थे, ठीक। तुम सबके मन में डाउट होगा मैंने थोड़ी 2,000 खर्च किए हैं, ये तो मैंने बचा के रखे अपने, वो तो किसी और ने खर्च करें।
भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, ये तो पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम पूरे देश को लेके चलते हैं, पूरे देश को एक मान के चलते हैं कि पूरे देश की इनकम, पूरे देश का खर्चा और पूरे देश के अंदर बना हुआ सामान, ये सारा एक ही होता है, ठीक है। तो जितने का सामान बनता है ना, उतनी ही लोगों की इनकम होती है, ठीक है, और ये जो इनकम है उतना ही हमारा खर्चा भी होता है, ठीक। ये सारी बातें क्लियर है भाई। ये तो ना जो वो जर्नल सी बातें थी जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहली चीज जो मेरे पास व्यय विधि है, जो एक्सपेंडिचर मेथड है, हम इसको और क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। क्या बोलते हैं इसे, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, या फिर और जो इसको बोलते हैं वो हम बोलते हैं इसको इनकम डिस्पोजल मेथड, इनकम डिस्पोजल मेथड, ठीक है। और जिसकी जो हिंदी होगी हमारे पास उपभोग तथा निवेश विधि। क्या बोलते हैं भाई इसे, उपभोग तथा निवेश विधि, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, आय विन्यास विधि, आय विन्यास विधि। भाई अगर किसी को नाम ना ऐसे अटपटे से लग रहे हैं ना, मैं तुम्हें इसका पूरे ना एक तरीके से इसके जस्टिफिकेशन तुम्हें प्रूफ दे सकता हूँ कि मैंने जो नाम लिखा है ये सारे के सारे सही नाम है। सुनो, सबसे पहले चीज़ भाई कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, मैंने क्या बोलता, जो मेरे पास एक्सपेंडिचर होते हैं, जो खर्चे होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं, या तो मैं पैसे खा लूँगा या फिर बचा लूँगा, यही तो होगा ना। मैंने जितने को, मैंने क्या बोला, मैं पहले तो मैं इस वाली मीनिंग को बता रहा हूँ, इस वाले मतलब कि जो मैंने नाम लिखा ना, मैं तुम्हें इसका मतलब बता रहा हूँ कि इसका मतलब यही होता है, ठीक है। जो मैं लिखा ना कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, इसको हम एक्सपेंडिचर मेथड क्यों बोल सकते हैं, मतलब कि जो मेरे पास उपभोग तथा निवेश विधि है, मैं इसको व्यय विधि कैसे बोल सकता हूँ। सबसे पहली चीज मैं तो बताता, जो मेरी इनकम होगी भाई, इनकम को वाई से दिखाते हैं, किससे, वाई से इनकम को डिनोट करते हैं, ठीक है। जो मेरी इनकम होगी वो किसके, या तो मैं कंजप्शन कर लूंगा या तो मैं खा लूंगा पैसे, जो बचे हुए पैसे क्या करूंगा उसको मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होती है भाई, बैंक के अंदर। तो ये वाली बात समझ रहे हो पहले कि जो मेरे पास वाई है, ठीक है, वाई मेरे पास सी प्लस आई के बराबर है, ये बात समझ रहे हो ना। जो मेरे पास पैसा आया था, जो मेरी इनकम थी, वो कंजप्शन और प्लस इन्वेस्टमेंट, मतलब कि उपभोग, जो मेरे पास जो मेरी आय थी वो मेरे पास उपभोग, ठीक है, और प्लस निवेश, इसी के बराबर होता है। मैं तुम्हें एग्जांपल था ना भी कि 10,000 मेरी इनकम है, 8,000 में खा गया और 2,000 मैंने बैंक में जमा कर दिया। ये वाली बातें पता लग गई सबको, ठीक है। तो मैंने तुम्हें पहला बता दिया कि कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड को हम एक्सपेंडिचर मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। जो मेरे पास उपभोग तथा निवेश, देखो मेरे पास जो खर्चे होते हैं, खर्चे तुम्हें बताना, मैं देखो तुम्हें मैंने अभी बताया था कि जो इनकम है, इनकम मेरे एक्सपेंडिचर के बराबर होते हैं, जो मेरी आय है वो मेरे व्यय के बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि जो मेरे पास वाई है वो एक्सपेंडिचर है, मेरा व्यय है, मेरा खर्चा है, बोल सकता हूँ मैं जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो क्या है भाई, मेरा व्यय है, मेरा खर्चा है, ठीक है। सुनो, तो पहले मैं तुम्हें इसका मतलब बता दिया। पहले वाले में किसी को दिक्कत हो बताओ, मैं दोबारा बता दूंगा। पहले दिक्कत तो नहीं किसी को। फिर अगला कह रहा हूँ इनकम डिस्पोजल मेथड, जो मेरी इनकम थी मैं उसको डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज का मतलब क्या होता है, खत्म कर देना। अपनी इनकम को खत्म कैसे करूंगा मैं, खर्च करके, ठीक है। तो इनकम डिस्पोजल मेथड, ठीक है। तो इनकम को डिस्पोज करना क्या है, इसका मतलब खर्च करना, तो मैंने बोला एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। आय का विन्यास कर देना, आय का विन्यास करना, आय को छोड़ देना, खर्च कर देना,
ये सारी बात पता लगी। अगर तुम्हारे एग्जाम में इन दोनों में से कुछ भी लिखा आता है, तीनों में से कुछ भी लिखा आता है, समझ जाओगे ना कौन सा मेथड है। अब देखो उसके आगे भाई, ये जो लाइन लिखवाई ना, ये इसको अगले चैप्टर के रेफरेंस के लिए थोड़ा याद कर लेना, बहुत फायदे में रहोगे। मैं तुमसे बोलोगे आपने कब बताया मेरे को। सुनो भाई, अपना मैं इसमें ना जो जो बातें बता रहा हूँ थोड़ा याद रख के चलना। सुनो, सबसे पहले चीज़ मैंने क्या बोला कि जो एक्सपेंडिचर मेथड है जो मेरे पास व्यय विधि है, पहली बात इसके अंदर ना हम लेते हैं फाइनल कंजप्शन। क्या लेते हैं इसको भाई? इसके देखो मैंने बोला ना कि हम इसके अंदर जितने खर्चे होते हैं सबको जोड़ते हैं। मैंने क्या बोला था कि अंडर दिस मेथड वी मेक सबमिशन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। इस विधि के अंदर हमने जितने भी खर्चे करें सबको जोड़ देते हैं। ठीक, जोड़ने के बाद जो मेरे पास निकल के आता क्या होता है वो, क्या होता है वो? एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? अच्छा, क्या होता है मंजित? अच्छा तुम बताओगे? हाँ यार, अभी क्या था GDP एट MP होता था, नहीं क्या एक्सपेंडिचर बोल रहे हो। सुनो, मैंने कहा था कि इस मेथड के अंदर भाई, वो तो मुझे पता है, मैंने सारे खर्चे जोड़ दूंगा, तुम बस उसकी इंग्लिश बोल रहे हो। भाई मैंने कहा कि इस मेथड के अंदर जितने भी खर्चे किए जाते हैं उन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो GDP एट MP होता है। पता नहीं कौन सी भाषा बोले जा रहे हो बिना बात में। GDP एट MP निकल के आता है इस वाले मेथड से, याद रखना इसको। ठीक है, मैंने तीनों मेथड में लिखवाया है कैसे कैसे क्या निकल के आता है। ठीक है, सुनो सबसे पहले चीज मैंने क्या बताया, इस मेथड के अंदर दो चीज देखनी है। सबसे पहला मेरे पास फाइनल एक्सपेंडिचर को हम इसमें मतलब कि देख के चलते हैं, अंतिम व्यय को लेके चलते हैं। ठीक है, मैंने पहले क्या बोला भाई, इसके अंदर फाइनल एक्सपेंडिचर जो लास्ट में खर्चे किए हैं उसको लेके चलते हैं। भाई पहले इस लाइन का मतलब समझो क्या होता है। मैं तुम्हें क्या बोला, थोड़ा फोकस करो यहाँ पर। पहले एक बार मैंने बोला कि इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने खर्चे किए ना, ठीक है, हम अगर उन सबको जोड़ देते हैं, ठीक, इस मेथड के अंदर हम जितने भी खर्चे करते हैं उन सबको जोड़ते हैं तो GDP एट MP निकल के आता है। ये वाली बात पता लग रही है। अब सुनो, मैंने मान लो मुझे एक 100 रुपये का साबुन बनाना है। क्या बनाना है? 100 रुपये का साबुन है। ठीक है, सबसे पहले मैं कच्चा माल खरीद के लेके आया, मान लो 50 रुपये का, जो उसका रॉ मटेरियल कितने का लाया मैं? 50 का। पहला खर्चा ये हो गया, ये पहला खर्चा है। हाँ भाई, पहला खर्चा हो गया ना मेरे। उसके बाद मैंने इसको प्रोसेस कराने के लिए मैंने इस पर 20 रुपये और खर्च कर दिए। ये मेरा हो गया दूसरा खर्चा। ठीक है, दूसरा खर्चा कर दिया ना। ठीक, फिर अगला 70 रुपये हो गए। फिर मैंने ना इसको थोड़ा सा ना रिफाइन कराने के लिए, थोड़ा ना साबुन में ना स्मेल वगैरह अच्छी आ जाए। ठीक है, तो इसमें मैंने मान लो 20 रुपये और खर्च कर दिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा भाई, ये तीसरा खर्चा हो गया। ठीक है, तीसरा खर्चा हो गया ना। फिर यहाँ पे अच्छा फिर मेरे पास ना पैकेजिंग वगैरह के लिए मेरे पास ये चौथा खर्चा हो गया। ठीक है, मेरे पास ये चौथा खर्चा है। देखो मैंने पहला खर्चा किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैंने कितने खर्चा कर दिए? 4। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 खर्चे किए हैं, तो 4 खर्चे को जोड़ना कितना है? 100। मेरा खर्चा कितना है यहाँ पे? 100 रुपये का है। ठीक है, उसके बाद एक जिसको मैं सामान बेचूंगा उसका भी तो खर्चा होगा, जिसको मैं सामान बेचूंगा खर्चा उसका भी तो होगा ना। तो उसने कितना खर्चा किया? 100। टोटल खर्चा कितने का हो गया? 200। कौन कौन बोल रहा है? 200 कौन कौन बोल रहा है? अच्छा 100 कौन कौन बोल रहा है? सुनो भाई, मैंने ना पता अभी लिखवाया कि हमें फाइनल एक्सपेंडिचर लेना है। ये बीच वाले खर्चे नहीं लेने, ये तो बीच का खर्चा है ना मेरे पास। किसी सामान को बनाने में देखो खर्चे 2 तरीके से हैं भाई, मैं ऐसे लगाता थोड़ा सा है ये। देखो किसी सामान को बनाने में, देखो फोकस रहोगे सारा समझ में आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। किसी सामान को बनाने में जो भी मैं खर्चे करूँगा ना, हम उसको लेके नहीं चलेंगे। ये मेरे पास कौन सा है? इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती खर्चे हैं।
सामान को बनाने में खर्च हुआ है ना ये तो, ठीक है। लेकिन फाइनल गुड्स कितने का है? 100 का है। तो हमारे देश में असलियत में खर्चा कितने का वो इंसान का? 100 का। इसके बाद तो उसमें कोई खर्च नहीं होगा। अगर मान लो मैं इस साबुन को खरीदता हूँ, 100 रुपये का साबुन मैंने खरीद लिया, अब बताओ 100 रुपये के साबुन के ऊपर और कुछ खर्च होगा? नहीं होगा ना। तो मेरे पास क्या फाइनल हो गया ये, ठीक। देखो भाई, इसलिए मैंने वाली बात बताई थी कि फाइनल क्या होता है। सबको अंतिम का मतलब पता लग गया भाई? किसको नहीं लगा दोबारा बता दूंगा। है कोई जिसको फाइनल एक्सपेंडिचर अंतिम व्यय के बारे में पता नहीं लगा? कौन है ऐसा? तुम्हें पता लगा? तुम्हें भाई पक्का ना? सुनो तो भाई ये बात पता लगी मैंने इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास पूरे देश में खर्चा कितना हो रहा है, हमें लास्ट वाले खर्चे को देखना है। लास्ट वाला खर्चा ही है। तो पहली बात तो पता लगी कि फाइनल एक्सपेंडिचर को लेकर चलना है। अब सुनो उसके बाद भाई दूसरा मेरे पास है, हमें इसमें निवेश को लेकर चलना है। किसे क्या लेकर चलना है भाई? इसमें निवेश को, मतलब कि इन्वेस्टमेंट भी लेकर चलनी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है जिसको हम निवेश बोलेंगे। सुनो अब भाई मुझे बताओ, जब मैं अपने पैसे खर्च कर दूंगा, बाकी मेरे पास क्या बचेगा? पैसा बच जाएगा। पैसे कहाँ लेके जाऊंगा मैं? बैंक में जाऊंगा ना। भाई कानूनी रूप से सरकार पता है बहुत ही ना सपोर्ट करती है कि भाई तुम बैंक में पैसा जमा करो। सरकार बहुत सपोर्ट करती है, ठीक है, कि भाई जैसे ना हम बैंक के अंदर पैसा जमा करते हैं ना, तो उससे सरकार को फ़ायदा होता है, ठीक है। और जो क्या है कि और ये मान लो बैंक वाले, उन्हें ज़्यादा फायदा होता है। तो तुम्हें दो बात पता लगी, एक तो फाइनल एक्सपेंडिचर देख के चलना है इस मेथड के अंदर, फाइनल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आ गया जो उसके, अच्छा इन दोनों से क्या निकल के आएगा भाई? जीडीपी एट एमपी, ठीक है। फिर भाई अब मैं तुम्हें ना जो मेरे पास फाइनल एक्सपेंडिचर है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे पास फाइनल एक्सपेंडिचर है इसके बारे में सारी की सारी बात डिटेल में बता रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहला मैं क्या बता रहा हूँ भाई? अंतिम व्यय का वर्गीकरण डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, मतलब कि अंतिम उपभोग व्यय या फिर भाई अंतिम व्यय का वर्गीकरण। सुनो हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर है, मतलब के पास है अंतिम व्यय का वर्गीकरण की बात करें। सुनो इसके अंदर होता क्या है? सबसे पहला भाई इसके अंदर हमारे पास जो टोटल कैटेगरी है ना, उसको हम ये मान लो 2 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास जो ये फाइनल वाला है, सबसे पहला जो मेरे पास है निजी अंतिम उपभोग व्यय। पहला क्या है मेरे पास? निजी अंतिम उपभोग व्यय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। सबसे पहला मेरे पास इसके अंदर वो सारी की सारी बातें आ जाती हैं जो हमने अपने ऊपर खर्च किया है, जो प्राइवेटली खर्च किया है। बात समझ में आ रही है? पहला क्या मेरे पास? प्राइवेट खर्च जो हमने खुद के ऊपर किया होता है, ठीक है। फिर जो सेकंड है हमारे पास, अच्छा इसको जो डिनोट करेंगे ना भाई, सी से डिनोट करेंगे इसे। दूसरा है मेरे पास सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय,
जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये दूसरा हो गया मेरे पास। फिर जो थर्ड है मेरे पास है निवेश व्यय। निवेश व्यय है जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर फोर्थ जो मेरे पास है वो है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात जिसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। हाँ भाई बताओ क्या, वो बता रहा हूँ भाई। जो मेरे पास दिया है इसको कर देना जी से, इसको जी से करते हैं। इन्वेस्टमेंट को आई से करते हैं, इसको करते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बोलो भाई, तुम्हें सारी बात तो लगी पहले कि क्या क्या बता रहा हूँ मैं? बोलो। सुनो भाई, अब ना थोड़ा सा यहाँ फोकस करो एक बार। इसके अंदर ना देखो, तुम्हें जैसे मान लो पिछला वाला मेथड याद है? पिछले मेथड में क्या था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय था। ठीक है, बात समझ आ रही है? वो मेन हेड थे ना, वो मेन हेड के अंदर बहुत सारी बातें थी। ठीक, ये भी मेरे पास 4 मेन हेड है। मेरे पास 4 मेन हेड है। इस 4 मेन हेड के अंदर छोटी छोटी बातें होंगी। इस 4 मेन हेड के अंदर छोटी छोटी बातें होंगी और उन बातों को हम थोड़ा सा देख के चलेंगे। मैंने इसलिए कहा पिछला मेथड आना चाहिए, उसके बाद ये वाला अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें एक एक करके सबके बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला पॉइंट डालो तुम ये वाला, निजी अंतिम उपभोग व्यय। सुनो भाई, सबसे पहला जो मेरे पास निजी अंतिम उपभोग व्यय है, क्या है इसके अंदर समझो। भाई वो दिखाना बुक। हाँ भाई, हम पहले बात करते हैं जो मेरे पास है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। इसके अंदर जो मेरे पास पहला पॉइंट है भाई, सब पॉइंट डालो, पहला पॉइंट डालो सब, पहला डालो। और इसको बोलते हैं कंज्यूमर सर्विस, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता सेवाएं। लिख लोगे? लिखवाऊं? लिखना तो सब फिलहाल। सुनो भाई, ये मेरे पास पहला था, इसके अंदर पहला पॉइंट कंज्यूमर सर्विसेज, इसको बोलते हैं उपभोक्ता सेवाएं। ठीक है, फिर जो मेरे पास अगला है भाई, हमने वो सारे के सारे खर्चे जो कि हमने ये बोल सकते हैं एक तरीके से नॉन ड्यूरेबल गुड्स। भाई तुम्हें पता है क्या होता है ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स? ड्यूरेबल गुड्स जिसको हम बोलते हैं टिकाऊ वस्तु। ठीक है, अगला मेरे पास है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स इसको बोलते हैं अर्ध या फिर गैर है, गैर टिकाऊ वस्तु। भाई सुनो, मेरे पास जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं ऐसे गुड्स जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, जिनका उपयोग बार बार किया जाता है।
जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि एक किसान है, ठीक है, किसान के पास ट्रैक्टर है, क्या है, किसान के पास एक ट्रैक्टर है जिसका वो जो यूज़ करता है वो खेती में बार बार करता है, ये बात पता सबको, ठीक है। मेरे पास क्या है, टिकाऊ वस्तु है, ठीक, जिसका जो यूज़ जो है वो बहुत ही लंबे समय तक बार बार किया जाता है, ठीक। उसके बाद मेरे पास अगला है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, गैर टिकाऊ वस्तु। इसका मतलब है जिसका यूज़ एक बार किया ख़त्म। मान लो खाद, मैन्यूर समझते हो ना सब, कौन नहीं समझता ऐसे, पता सबको? सुनो, चलो मैं बीज की बात कर रहा हूँ, बीज तो पता है, जो बीज डालते हैं खेत में। सुनो, जो बीज है मेरे पास वो क्या है भाई, वो मेरे पास नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, जिसको हम बोलते हैं गैर टिकाऊ वस्तु। एक बार यूज़ करने के बाद जो ख़त्म हो जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं। बातें तो लगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब सुनो, इसके ऊपर किया हुआ खर्चा और इसके ऊपर किया हुआ खर्चा, वो दोनों इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। बातें तो लगी, इसके ऊपर किया हुआ खर्चा और इसके ऊपर किया हुआ खर्चा, ये दोनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो लिख लो इसके अंदर। एक मेरे पास क्या है भाई, भाई पॉइंट लिखो है ना भाई, मैंने क्या बोला, एक्सपेंसेस ऑन ड्यूरेबल गुड्स, मतलब कि टिकाऊ वस्तु पर किया गया खर्च, ठीक। फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एक्सपेंसेस ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स, मतलब कि गैर टिकाऊ वस्तु पर किया गया खर्च। इसे लिखो, लिखो इसे स्पीड में। यहाँ पहले इस वाले को यहाँ पे लिख लो, ये दूसरा वाला है तुम्हारे पास और ये है तीसरा, ठीक है भाई। ये मेरे पास क्या चीज़ है समझो एक बार, थोड़ा ना दोबारा फोकस करो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने ना निजी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है, मतलब कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात चल रही है। मतलब कि मैं अपने प्राइवेट चीज़ों के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करता हूँ, ठीक। सबसे पहला, मैं जो कंज्यूमर सर्विस, मैं कोई सी सेवा लेता हूँ, मान लो मैं बाल कटवा के आ गया, ठीक है, बात में आ रही है। उसके बाद मैं मान लो मेट्रो से कहीं घूमने गया, तो ये तो सर्विस है ना, ये सर्विस लिए मैंने, सेवाएं ली हैं, बातें तो लगी। फिर मेरे पास, मैं अगला बोल दूँ, मैं अपने घर के लिए जो मेरे पास मान लो एसी लगवा सकता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास क्या भाई ड्यूरेबल गुड्स है, लंबे समय तक जाएगी, एक बार यूज़ किया ख़त्म, ऐसा तो नहीं होगा ना। मेरे पास जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, जो टिकाऊ वस्तु है, ये भी तो अपने लिए खरीद सकता हूँ मैं। क्या करूँगा भाई, इसको यूज़ किया, ठीक है, और बार बार यूज़ करता रहूँगा, ऐसे ही तो होगा। दूसरा मेरे पास है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसको बोलते हैं गैर टिकाऊ वस्तु। ये ऐसी होती है जिसका एक बार यूज़ किया ख़त्म। मान लो मैं ना, ये मान लो कि मैं बाहर से पापड़ खरीद के लेके आया, ठीक है, मैंने बनाया खाया ख़त्म, ऐसे ही तो होगा। ये उसको मैं बार बार बना के खाता रहूँगा, वो बच गया तो बात अलग है, ठीक है, उसको मत लेके चलना भाई, बचा हुआ तो हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों बात तो लग गई। अगर इन दोनों के ऊपर जो खर्चा किया वो भी इसी के अंदर देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। पहला पॉइंट सबको क्लियर है। अब उसके बाद अगले पे, और जो मेरे पास दूसरा पॉइंट है, जो मेरे पास है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, इसको बोलते हैं सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। पॉइंट हमारे पास दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। हाँ भाई, अब इसके अंदर के पॉइंट की बात करते हैं। मैं इसका तीनों पॉइंट बता दी ना भाई। अब हम इसके अंदर की पॉइंट की बात करते हैं। भाई सरकार क्या खर्चा करती है, कोई बताएगा मेरे को? सरकार जो है खर्चा कहाँ पे करती है? सरकार खर्चा कहाँ पे करती है? रोड वगैरह बनवाना, ठीक है, जो भी है, और कोई सा जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो बनवाना, स्कूल बनवाना, कॉलेज बनवाना, ये सब चीज़ें होती है। क्या चीज़? सुनो, ये बातें तो लगी भाई। सरकार जो भी खर्चा करती है, ठीक है, सरकार के द्वारा किया गया कोई सा भी खर्चा, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कोई सा भी खर्चा जो होता है ना, उसको इसके अंदर लिया जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है मेरे पास, जो सरकारी अंतिम उपभोग है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? इसके अंदर लिखना शुरू कर दो एक बार।
भाई तो इसके अंदर लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना, वरना भाई लिखो, थोड़ा लेंदी है। देखो, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। सुनो भाई, जैसे मैंने यहाँ पे क्या था ना, जैसे मान लो कि जो प्राइवेट लोग हैं उन सब ने खर्चा किया, ठीक, जो प्राइवेट लोग हैं उन सब ने खर्चा किया, उसके बाद हमने जो टैक्स वगैरह भरा। देखो भाई, थोड़ा यहाँ फोकस करो सब एक बार। मैं कह रहा हूँ कि बस इंसान ने, मैंने मान लो 10,000 रुपये कमाए, और मेरे जैसे ना भाई बहुत सारे इंसान थे, बहुत सारे इंसान हैं, सब ने पैसे कमाए, ठीक है, सब ने क्या भरा, सरकार को टैक्स, ठीक है, सरकार की इनकम आ गई, बात समझ में आ रही है। देखो, जो मेरे 10,000 रुपये पता कहाँ कहाँ पे जाएंगे, जो मेरे 10,000 रुपये कहाँ कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले मैं खुद खर्च करूँगा, इसमें से कुछ जो मैं टैक्स पे करूँगा वो सरकार के पास आएंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ पैसे की मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँगा, ठीक, और कुछ चीज़ें जो मैंने दूसरे देश से मंगवाई होगी, बात समझ आ रही है, मैंने ऑनलाइन कोई सी टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह ऑर्डर कर दी, तो दूसरे देश पे खर्चा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे हो जाएगा वो, ठीक है, तो इनके बारे में बता रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, इसमें से जो मेरा खुद का खर्चा था मैंने वो बता दिया, ठीक है, पहला मैंने बता दिया। दूसरा, इसका जो दूसरा है वो क्या है, सरकार के द्वारा किया खर्चा, मैंने जो टैक्स पे किया था अपनी इनकम में से, जो मैंने पैसे कमाए उस पैसे पे मैंने टैक्स पे किया है, ठीक है, जो मैंने टैक्स पे किया, बस में आ रही है, तो वो टैक्स क्या है, सरकार की इनकम होगी। अब सरकार की इनकम कहाँ से निकली, मेरी इनकम में से, ठीक है, मान के चलो कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने ना यहाँ पे 8,900 खर्च किए थे, ठीक है, 100 रुपये टैक्स में चला गया, मैंने 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर दी बैंक में, ठीक है, ये क्या मेरे पास टैक्स है ना। तो ऐसे सरकार ने बहुत सारे जनों से लिया होगा, सरकार ने ऐसे 100 रुपये बहुत सारे जनों से लिया होगा, तो सरकार ने जो 100 रुपये करके जितने जनों से लिया है, ये सारे के सारे सरकार क्या अब इन पैसे को क्या करेगी, खर्चा करेगी ना। तो जो सरकार ने खर्चा किया ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं भाई हमारे पास, उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सरकारी अंतिम उपभोग है। भाई सरकार कहाँ पे खर्च करेगी, जो डिफेंस वगैरह होते हैं ना, जो हमारे फौजी वगैरह होते हैं, उन सबको अच्छे अच्छे मटेरियल ला के देना, खाने पीने का सामान, ठीक, बात है लगी। ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास फाइनल कंजप्शन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो भाई, सरकार कभी कभार जो डैम वगैरह बनवाती है ना, इन सब पे जो खर्चे कर रही है, ठीक है, इन सब पे जो खर्चे करी ना, वो सारे के सारे भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं, ठीक है, वो भी फाइनल है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, कुछ कुछ होते हैं इंटरमीडिएट, बताऊंगा उसके बारे में बाद में। सुनो, ये 2 बातें तो लग गई, हिंदी में लिख लो भाई एक बार। भाई हिंदी में सिर्फ छोटी सी बात लेना, सेना द्वारा उपभोग के लिए, सेना द्वारा उपभोग के लिए वस्तुओं की खरीद पर व्यय, वस्तुओं की खरीद पर व्यय, उपभोग के लिए वस्तुओं की खरीद पर व्यय, वस्तुओं की खरीद पर व्यय। भाई ये बातें तो लगी वाली। फिर सुनो उसके बाद अपना तीसरा पॉइंट है मेरे पास, जो इन्वेस्टमेंट का था। 2 पॉइंट समझ में आ गया सबको, तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। मेरे पास जो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, 3rd पॉइंट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलते हैं निवेश व्यय। निवेश व्यय, हाँ भाई। अब सुनो भाई, इसके अंदर कौन सी बातें आएंगी, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किस तरीके से, एक तो मैं बैंक के अंदर पैसे जाके जमा कर दूं, ठीक है, दूसरी इन्वेस्टमेंट क्या होती है पता है, दूसरी भाई देखो, बैंक के अंदर पैसे जमा करना ना, ये एक तरीके से मान लो बैंक के शेयर्स खरीदना है, उससे बैंक कुछ रिटर्न देती है।
दूसरी इन्वेस्टमेंट का मतलब है हम कोई से कैपिटल गुड्स खरीद लें। बस में आ रही क्या होती है कैपिटल गुड्स? भाई अकाउंट्स के बच्चों को तो पता होना चाहिए, मशीनरी वगैरह। ठीक है, सुनो, किसी भी पूंजीगत वस्तु को खरीदना, कैपिटल गुड्स को खरीद लिया। जैसे मान लो कि ट्रैक्टर खरीद लिया, ठीक है, मान के चलो कि मैं किसान हूँ, मैंने क्या किया, ट्रैक्टर खरीदा, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो भाई ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे कैपिटल गुड्स है। जैसे मान लो जिसमें तुम सब बैठे हो, ये सारे क्या है, ये सारे भी मेरे कैपिटल गुड्स हैं। ठीक है, बात तो लगी। और ये क्या भाई मेरी इन्वेस्टमेंट है। अब सुनो, इसके अंदर लिख लो सिर्फ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ। एक्सपेंडिचर बाय द फार्मर ऑन द परचेज ऑफ ट्रैक्टर, एक्सपेंडिचर बाय द फार्मर ऑन द परचेज ऑफ ट्रैक्टर। हिंदी में लिखो, किसानों द्वारा ट्रैक्टर को खरीदने पर किया गया व्यय। अब भाई इसके दो पार्ट कर लो, इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट करो। इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होती है, ठीक है। जो पहला मेरे पास है उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं स्थायी निवेश। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, स्थायी निवेश, ठीक है भाई। उसके बाद जो मेरे पास दूसरा है वो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं माल सूची निवेश। माल सूची निवेश। भाई साहब बताओ इन दो बातों में, अच्छा ये वाली बातें किसको पता है क्या होती हैं? एक मेरे पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरी मेरे पास है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। भाई तुम बताओगे? ठीक है, और इन्वेंट्री में भाई क्या बताना चाहेगा इन्वेंट्री के बारे में, माल निवेश के बारे में? तुम बताओगे? चलो भाई यहाँ समझ जाओ। देखो सबसे पहली बात, अगर मान लो मैं खर्चा करता हूँ, अगर मैं खर्चा करूँगा तो मैं किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करूँगा वो, ठीक है। इसके बाद बता रहा हूँ पहले मैं। दूसरा, सरकार करती है, पुल बनवाती है, रोड बनवाती है, ये सारे क्या इन्वेस्टमेंट है। अच्छा बता, सरकार ने जो रोड बनवाया वो इन्वेस्टमेंट है सरकार की, पता है कैसे? जो तुम रोड पे कार चलाते हो ना तो रोड घिसती है, पता है? तो सरकार उस रोड को घिसने का टैक्स लेती है तुमसे, बस तुम्हें पता नहीं होता। पता है भाई, जिसके पास कार बाइक है ना उन्हें पता होगा, ठीक है। नहीं पता तो फिर भी समझ जाओ कि हाँ भाई होता है, ठीक। अब मैं इसमें कोई लॉजिक नहीं दूंगा कि भाई क्यों लेती है, भाई सरकार ने पैसा लगाया तुमसे वापस नहीं लेगी क्या? तो ये वाली बात अब लगी। इसमें हम क्या करते हैं भाई, इसमें कोई से भी अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गई, जैसे इसका एग्जांपल ले लो ब्रिज बनवाना, ठीक है, रोड बनवाना, जितनी चीज़ होती है ना ये सारी। अच्छा किसी को फ्लाईओवर और ब्रिज में डिफरेंस पता है? पता है तुम्हें? बताना। ठीक है, हाँ क्या बात, ऐसा ज्ञान कहाँ से लिया? अच्छा मैंने बताया था फिर। सुनो भाई, ये वाली बातें पता लग रही हैं, यहाँ लिख जाओ। इसके बारे में सबको पता लग गया? किसे नहीं लगा इसके बारे में पता? भाई वही समझ जाओ जो बहुत लंबे समय तक टिकेगी, खत्म। इसके बारे में बताऊंगा मैं बस, ये तो सबको पता है। बिल्डिंग वगैरह बनवाना, रोड बनवाना, लिख दे रहा हूँ उसमें बिल्डिंग रोड, बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, ठीक है। इतनी बात ध्यान रख के चलो। उसके बाद बात करते हैं माल सूची निवेश के बारे में।
माल सूची निवेश क्या होती है? साल के अंदर भाई इसको हम इन्वेंट्री का पता मतलब क्या होता है? जिस चीज़ में मैं डीलिंग कर रहा हूँ, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ के अंदर मैं डीलिंग कर रहा हूँ, अगर मैं उसी चीज़ को, मैंने क्या बोला, जिस चीज़ में डीलिंग कर रहा हूँ, अगर मैं उस चीज़ को खरीदता हूँ ना, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, बस भाई मान लो कि भाई मेरी ना लैपटॉप की कंपनी है, ठीक है, अगर मैं लैपटॉप मंगवाता हूँ बाहर से, भाई मैं मान लो लैपटॉप का ट्रेडर हूँ, मैं बाहर से सस्ते मंगवाता हूँ, मैं महंगा बेचता हूँ, तो मेरे पास जो रखे हुए जो लैपटॉप है ना, क्या है वो? मेरे लिए इन्वेंट्री है, मेरे लिए माल है। ठीक है, बात समझ आ रही है? भाई देखो, तुमने दुकानदार की बात सुनी होगी ना कि यार माल खत्म हो गया, ऐसे बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं तुम्हारे घर? माल सुनो, ये वाली बातें पता लगी? सुनो उसके बाद भाई, तो इसमें दिक्कत तो नहीं पड़ेगी किसी को। अब भाई समझो कि हम कैसे निकालेंगे इसे, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने पूरे साल में कितनी परचेज करी है? हमें कैसे पता लगता है कि हमने पूरे साल में परचेज कितनी करी है? किसी को आइडिया है कोई? मैं कैसे पता लगाऊंगा साल में खर्चे मैंने कितने का एक्स्ट्रा खरीदा है? भाई सुनो, फॉर्मूला याद रख लेना, नॉर्मल सा मेरे पास है, फाइनल स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, मतलब कि बोल सकते हैं स्टॉक एट द एंड और माइनस करना स्टॉक एट द बिगनिंग। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये मेरे पास क्या था भाई? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और हिंदी में क्या लिखेंगे? अंतिम स्टॉक और माइनस इसको बोल देंगे प्रारंभिक स्टॉक। हाँ भाई, कोई दिक्कत है इसके अंदर? अंतिम स्टॉक और माइनस प्रारंभिक स्टॉक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी को? अगर तुम्हारे पास ये लिखा हुआ आ जाए, दोनों में से देखो, दोनों होंगे ही होंगे, और इसके बदले या फिर ये लिखा आ जाए गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि साल के बीच में, मतलब साल में खरीदी गई वस्तु सुनो, या तो ये आ जाएगा, मतलब दोनों में से कुछ, दोनों आ जाएगा, या तो ये आ जाएगा, या तुम्हारे पास डायरेक्टली ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तीनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। लास्ट वाला याद है तुम्हें? लास्ट वाला क्या है? नेट एक्सपोर्ट। नेट भाई सबको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में पता है? आयात निर्यात क्या होते हैं? एक बार दोबारा बताऊंगा, बस समझ जाना। ठीक है, नैन्सी मना कर रही, मत बताओ है। सुन जाओ भाई, मेरे पास जो है शुद्ध निर्यात की बात करते हैं, जो मेरे पास पॉइंट नंबर 4 है, शुद्ध निर्यात, जिसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। भाई मेरे पास क्या होता है? सबसे पहले हमें दो वर्ड समझना है, एक मेरे पास है आयात, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट, दूसरे मेरे पास है निर्यात, जिसका मतलब है एक्सपोर्ट। सुनो भाई, पहले आयात का मतलब क्या होता है? सुनो, पहले इसका मतलब बता रहा हूँ। आयात क्या होता है? जब भी हम दूसरे देश से सामान मंगवाते हैं अपने देश में, जब भी हम दूसरे देश से सामान मंगवाते हैं अपने देश में, उसे बोलते हैं इंपोर्ट या फिर आयात। दूसरी बात बोलूँ कि जब भी हमारे देश के लोग दूसरे देश से सामान खरीदते हैं, बात समझ आ गई? जब हमारे देश के लोग दूसरे देश से सामान खरीदते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंपोर्ट बोलते हैं, आयात बोलते हैं। ठीक, दूसरा निर्यात की बात करते हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट का मेरे पास मतलब होता है जब हमारे देश के लोग, अच्छा पहले एक बात समझो, मैं तो इसको समझ जाओगे। एक्सपोर्ट कंपनी सुनिए,
वो क्या करती हैं, अपने यहाँ सामान बनाती है, दूसरे देश में आके बेचती है। ठीक है, तो सुनो, निर्यात या फिर एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, हमारे देश में बनता है सामान और दूसरे देश में जाके बेचना। बातें तो लगी भाई, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। जब सामान को दूसरे देश में जाके बेचा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, एक्सपोर्ट बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं। अब एक बात समझो, जब हम दूसरे देश में जाके सामान बेचेंगे, ठीक है, तो पैसा आएगा या जाएगा? तो बोला भाई मैंने, हाँ, दूसरे में सामान बेचा, पैसा आएगा या जाएगा? आ जाएगा, पता है, चलो ठीक है। सुनो भाई, तो मेरे पास क्या है इसमें जो मनी, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ भाई आएगा, मतलब जो भी है पैसा, मनी विल कम। ठीक है, यहाँ पे पैसे आएंगे। और अगर इसकी बात करूँ, हमने आयात किया है, दूसरे देश से हमने सामान खरीदा है, तब क्या होगा, पैसे जाएंगे। ठीक है, तो मनी गो। भाई समझ आओगे ना, मतलब कि नॉर्मल सी बात है। अब सुनो, वो मैंने ऐसे बताया। तो हम क्या करते हैं, सुनो, शुद्ध निर्यात का मतलब क्या होता है, जो भी हमने एक्सपोर्ट किया है, मैंने क्या बोला, जो मैंने एक्सपोर्ट किया है, ये इसको कैसे निकालते हैं, जो मैंने एक्सपोर्ट किया मतलब कि जो मैंने निर्यात किया है ना, जो मैंने निर्यात किया है, अगर मैं उसमें से इंपोर्ट को माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास आयात है, अगर मैं इसको माइनस कर दूं, मेरे पास क्या भाई, शुद्ध निर्यात आ जाएगा। ये बातें पता लग रही सबको, इसमें दिक्कत तो नहीं है। मैं लास्ट एक फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ भाई, घर से कम 2 से 3 बार इसको रिवाइज करके लेके आना है। ठीक है, अच्छा, मैं तुम्हें जो 4 जो टोटल बता दी ना, अगर हम चारों को ऐड कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा भाई, जीडी पैटर्न पे छोड़ो, अभी रोहन के फिर बैंड बच जाते। होगा सबका ये वाला? सुनो भाई, मेरे पास क्या है, अगर मैं किन किन चीज़ों को ऐड करना है, जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए, जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए हम किन किन चीज़ों को ऐड करेंगे। सबसे पहले मेरे पास है भाई, जो भी मेरे पास निजी अंतिम उपभोग व्यय, मैंने क्या बोला भाई, एक बार लिखोगे, सब लिखना शुरू करो। पहले लिखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ऐसे लिखना है इस तरीके से, मतलब पहला पॉइंट लिख दिया, फिर यहाँ पे प्लस लिखना है, इसका अमाउंट सामने लिखना है। ठीक है, फिर जो भी लिखोगे ना, अगला प्लस करके लिखते रहना। सुनो, देखो इसमें पहले मेरे पास है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको हिंदी में लिखना है निजी अंतिम उपभोग व्यय। लिख लिया? सो निजी अंतिम उपभोग व्यय, इसके नीचे प्लस करो और फिर लिखो सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, जिसको हम इंग्लिश में बोल देंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। फिर मेरे पास अगला है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इसको बोलेंगे व्यावसायिक स्थायी निवेश, व्यावसायिक स्थायी निवेश, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, व्यावसायिक स्थायी निवेश। हाँ, ऐड ही होंगे सारे। अगला लिखो सरकारी स्थायी निवेश, इसको बोल देंगे गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सरकारी स्थायी निवेश, इसको बोलेंगे गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये सारे प्लस करते जाने लास्ट तक, ठीक है, जहाँ तक बोल रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद है परिवार द्वारा रिहायशी मकानों के निर्माण पर निवेश, परिवार द्वारा रिहायशी मकानों के निर्माण पर निवेश। देखो भाई, इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड्स,
सिंपल सी बात है, अपने खुद के रहने के जो मकान बनाए वो। हाँ, परिवार द्वारा रिहायशी मकानों के निर्माण पर निवेश। ठीक है, इंग्लिश में वही है कि इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाई हाउस होल्ड। अगला लिखो, माल सूची निवेश, जिसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। भाई सबको निकालना आता होगा जहाँ तक मुझे पता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलेंगे माल सूची निवेश। अगला है शुद्ध निर्यात, जिसे हम बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अगला मेरे पास है नेट एक्सपोर्ट। तुम सबको ये सारी बातें पता लग रही हैं। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं ना तो क्या निकल के आएगा भाई, जीडीपी एट एमपी। ये सारी बात पता लग गई। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं तुम्हें कुछ इसका प्रिकॉशंस बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म है। ठीक है भाई, ये सारा सबको रिवाइज करके लेके आना है और फिर देखना किस तरीके से करेंगे आगे।